हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 12 के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 की। लास्ट क्लास में आपको ध्यान होगा हमने कई सारी चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म। तो लास्ट क्लास में हमने आइसोमेरिज्म इस टॉपिक को कंप्लीट करते हुए यहाँ पे फिनिश किया था। सो नाउ आवर टुडेज अनदर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कुछ बेसिक चीजों के बारे में, जैसे कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होती हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस आप जानते हो कि इसके अंदर बेसिकली आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सबस्ट्रेट कहलाते हैं। ये सबस्ट्रेट जब एक अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है, बट फिर भी इसको आइसोलेट किया जा सकता है और इस तरह से देन आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ हमारा इस तरह का सीक्वेंस हुआ। अब different steps in which the reactants are converted to the product is called reaction mechanism। जब भी आपका रिएक्टेंट या आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक सिंगल स्टेप रिएक्शन हो सकता है कि उसके अंदर कई सारे एक के बाद स्टेप्स इन्वॉल्व हों। तो वही सभी स्टेप्स जब हम उनको एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ते हैं कि पहले कौन सा स्टेप हुआ फिर नेक्स्ट कौन सा स्टेप हुआ, तो इस होल प्रोसेस को हम रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। Now, let's talk about the different ways in which the reaction takes place। यानी कि जो भी कोई रिएक्शन होता है तो हमें पता है कि उसके अंदर सबस्ट्रेट का बॉन्ड टूटता है। अब वो जो बॉन्ड का टूटना है वो कौन कौन से तरीकों से पॉसिबल है उनको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो बॉन्ड के टूटने को हम कहते हैं फिशन। कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव होमोलिसिस। होमोलिसिस का मतलब होता है सेम, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो एक इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह से टूटे कि जो दोनों पार्ट टूट रहे हैं उनको एक ही जैसे इलेक्ट्रॉन्स मिले, यानी दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि हमें पता है कि एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम होमोलाइसिस कहते हैं। और इसमें इक्वल शेयर पेयर जो है वो मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ही ग्रुप्स को मिल जाता है। इसका एक एग्जांपल है जब आप आरएक्स को हीट या लाइट की प्रेजेंस में तोड़ते हो या वो टूट जाता है, तब एक आर रेडिकल और एक एक्स रेडिकल बनता है। इसमें ये जो सिंगल, मैंने अभी आपके सामने एक वर्ड यूज किया रेडिकल, यानी कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है और काफी ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं। इन्हीं को जो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो स्पीशीज होती हैं इनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। अब जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी है वो कैसी होती है, टर्शरी रेडिकल की जो टर्शरी रेडिकल होगा, यानी कि एक ऐसा कार्बन जो कि ऑलरेडी टर्शरी स्टेट में है और उसके ऊपर अगर रेडिकल प्रेजेंट है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी रेडिकल, देन प्राइमरी रेडिकल। तो आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हो। तो इस एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं, ये कार्बन जो है टर्शरी टाइप का है क्योंकि उसके ऊपर तीन मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो एक टर्शरी कार्बन रेडिकल हो गया, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है और ये हमारा जीरो या फिर आप इसको भी प्राइमरी ही कहते हो। तो CH3 रेडिकल प्रेजेंट है। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से आपको डिक्रीजिंग वे में दिखाई देगा। ये फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं, इन्हीं को होमोपोलर या फिर नॉन पोलर रिएक्शंस भी कहते हैं। राइट, अब बात करते हैं हम दूसरे टाइप के रिएक्शन दूसरे टाइप के फिजन की, जो कि होता है हीट्रोलाइसिस। अब कुछ ऐसा हो कि जब हमारा कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है या कोई ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारा मॉलिक्यूल दो पार्ट में टूटे, पर इस बार कोई एक पार्ट को दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए और कोई जो दूसरा है वो अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को खो दे, यानी कि एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाए और एक नेगेटिवली चार्ज हो जाए। तो इस तरह के ब्रेकिंग डाउन को हम हीट्रोलाइसिस कहते हैं। जो पार्ट आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है वहां पे अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट करते हैं तो वो 6 होंगे, और जो आपका नेगेटिवली चार्ज होता है वहां पे अगर आप टोटल काउंट करोगे तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। राइट, इसका भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि CH3Br है। उसका अगर क्लीवेज होता है तो हमें पता है कि ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके Br नेगेटिव बन जाता है, और CH3 ने क्योंकि अपने रेडिकल्स ले दिए तो वो CH3+ बन गया। यहाँ पे जो हमें 6 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज मिली, जिसको कि सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हम कह रहे हैं, उनको हम एक नाम दे देते हैं कार्बोकेटायन या फिर कार्बोनियम आयन, यानी कार्बन के ऊपर केटायन या पॉजिटिव चार्ज। अगेन ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी टाइप के हो सकते हैं। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो आपका टर्शरी कार्बन रेडिकल है वो सेकेंडरी से ज्यादा और सेकेंडरी प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि इन तीनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो वो आप कहेंगे कि प्राइमरी रेडिकल सबसे ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होगा।
तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का रीजन होता है इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो बेसिकली उससे जुड़े हुए CH3 ग्रुप्स की वजह से है, और हाइपर कॉन्जुगेशन उन्हीं CH3 में जो हाइड्रोजन इन्वॉल्व है वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करती हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो पाता है। उसके अलावा जो कार्बोकेटाइन स्पीशीज है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है उसके अंदर कार्बन एटम, और वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप लिए हुए हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा। देन अगर हम बात करें जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है, जैसे कि यहाँ पे हमारा CH3 कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, तो हम इसको कार्बन एनायन कहेंगे इस टाइम पे। ये काफी ज्यादा अनस्टेबल है, रिएक्टिव है। आप ये ध्यान रखना कि चाहे पॉजिटिव कार्बन हो, चाहे नेगेटिव कार्बन हो, या फिर रेडिकल कार्बन हो, तीनों ही आपके हाईली अनस्टेबल होते हैं। बट अगर उनके अंदर भी हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो वो अलग अलग हो सकता है। कार्बन एनायन के केस में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि टर्शरी के अंदर ऑलरेडी CH3 ग्रुप्स हैं जो भी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, तो वो नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम की स्टेबिलिटी को कम कर देंगे। तो बिल्कुल इसी रूल को फॉलो करते हुए प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शियरी स्टेबिलिटी ऑर्डर बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। ये जो आपके हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होते हैं वो आपके आयनिक हेट्रोपोलर या फिर पोलर रिएक्शंस को अंजाम देते हैं। देन कमिंग ऑन टू न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। देखो, फाइल का मतलब होता है लविंग, तो न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब हो गया जो कि न्यूक्लियस लविंग है। अब न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिवली चार्ज, तो कोई ऐसी स्पीशीज जो कि न्यूक्लियस को पसंद करे, न्यूक्लियस को तभी कोई पसंद करेगा अगर वो खुद नेगेटिवली चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, कहने का मतलब है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अवेलेबिलिटी है, या उसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है जिसको कि वो इजीली देकर अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। तो जो आपके न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर या फिर जो न्यूक्लियस टाइप के जो सेंटर्स होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स है, उनके ऊपर अटैक करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, वाटर, अमोनिया और RNH2 लोन पेयर के प्रेजेंस होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल होते हैं। देन कमिंग ऑन टू इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स आपकी वो स्पीशीज हैं जो कि जिनके खुद के पास में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के सर्च में है। तो इस तरह के जो आपकी रिएक्शंस देते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, उनको इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहते हैं, और वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के ऊपर जाके अटैक करती हैं। एग्जाम्पल के लिए R प्लस हो गया, CHO हो गया, CHO और CO हुआ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड O। तो C डबल बॉन्ड होने की वजह से जो आपका कार्बन है वो खुद थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है, उसकी कार्बन की साइड इलेक्ट्रोफिलिक कहलाती है। देन आता है हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या देखते हैं हम कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एज इट इज जैसे बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट है वो बस वहीं पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। होता क्या है, वहां पे कई सारे इफेक्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जो उनसे लगे हुए हैं उनकी वजह से इफेक्टेड होते हैं। तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। ये हो सकता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एटम जो कि डायरेक्टली कंपाउंड के ऊपर जुड़ा है, या फिर कोई अटैकिंग रिएजेंट जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, इसका मतलब ये रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करता, ये खुद कंपाउंड के अपने स्ट्रक्चर के ऊपर या उससे जुड़े हुए एटम्स मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर आपकी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है अराउंड द कार्बन चेन, अलोंग द कार्बन चेन, और यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ एटम या फिर एटम प्रेजेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हमें इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पे इस इफेक्ट के अंदर आप देखोगे जो सिग्मा बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोपोगेट करते हैं अराउंड दी CC सिग्मा बॉन्ड, डिक्रीजेस रैपिडली एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स से कि अगर ये हमारा एक कंपाउंड है जिसमें इधर कहीं पे क्लोरीन लगा है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो हालांकि एक कोवेलेंट बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, स्टिल आप देखोगे कि ये जो कार्बन है, इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन से ज्यादा क्लोरीन के पास प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये जो कार्बन है ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये अपने एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करेगा, बट ये जो इफेक्ट है पॉजिटिव होने का, वो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है क्लोरीन से कार्बन का, वैसे वैसे कम होता जाता है। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज जो आपका कार्बन होगा वो ये वाला कार्बन होगा। इसी वजह से बॉन्ड की क्लीवेज जो है वो इजिली पॉसिबल हो पाती है इस पर्टिकुलर स्टेट पे। सो दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ योर इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्लोरीन तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है अलोंग द चेन, इसलिए हम इसको कहेंगे -I इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहेंगे। इस इफेक्ट को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कहेंगे, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी कह सकते हैं। तो जैसे कि आपके सभी हैलोजेंस हो गए, नाइट्रो ग्रुप, साइनो, कार्बोक्सी ग्रुप, एस्टर ग्रुप्स और अराइलॉक्सी ग्रुप, इन सभी के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि
कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। और इसके उलट जो दूसरे कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं किसी तरह से, या कंट्रीब्यूट करते हैं। ये एग्जैक्टली डोनेशन नहीं होता है, बट ये किसी तरह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खुद से दूर रखते हैं और कार्बन की तरफ रखते हैं। इसमें आपके ग्रुप्स आ जाते हैं सभी एल्काइल ग्रुप्स, चाहे वो एल्काइल मिथाइल हो चाहे इथाइल हो, इस तरह के सभी ग्रुप्स आपके इस कैटेगरी में आ जाते हैं। देन कम्स द अनदर इफेक्ट जो कि है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसको ई इफेक्ट भी कहते हैं। ये होता है रिएजेंट के प्रेजेंस में, इस वजह से ये टेम्परेरी इफेक्ट है। इसमें कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का, जब भी कोई अटैकिंग रिएजेंट पिक्चर में आता है तब। अब इसमें प्लस आई इफेक्ट यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तब होगा अगर, जैसे लेट से कि आपका सी डबल बॉन्ड सी, आप ये जरूर ध्यान रखना कि ये जो इफेक्ट है ये आपको एल्कीन्स के अंदर मिलेगा, एल्काइंस के अंदर मिलेगा, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में मिलेगा। तो लेट से कि कोई जो एक रिएजेंट है, कोई H प्लस टाइप का रिएजेंट, उसने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, तो ये कार्बन आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए जो डबल बॉन्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे देगा। तो जिस पोजिशन पे हमारा आर ग्रुप लगा था, रिएजेंट लगा था, उसी कार्बन की तरफ डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इस तरह के इफेक्ट को हम कहेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जबकि नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये है कि जिस पोजीशन के ऊपर आपका रिएजेंट लगता है, अगर इलेक्ट्रॉन वहां से दूर जाए तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसका एक एग्जांपल आप Cn नेगेटिव ले सकते हो। जब Cn नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर जुड़ेगा तो कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसके पास आने की बजाय दूसरे कार्बन की तरफ जाएंगे, राइट। तो ये थोड़ा सा एरो यहाँ पे गलत बना हुआ है, आप इसको जरूर करेक्ट कर लेना। देन बात आती है रेजोनेंस इफेक्ट की, जो कि बहुत ही ज्यादा इन सभी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट आप देखोगे वो रेजोनेंस इफेक्ट है। जो रेजोनेंस इफेक्ट है, अगेन आप खुद सोच सकते हो, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के अपने खुद के स्ट्रक्चर की वजह से भी होता है और जिसके ऊपर एटम्स या ग्रुप्स लगे हैं उनकी वजह से होता है। तो अगेन ये भी आपका एक तरह का परमानेंट इफेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर जो आपके पाई बॉन्ड्स होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो एडजेसेंट एटम्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। ये भी प्लस आर और माइनस आर तरह का हो सकता है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप इस तरह का है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग को बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, तो ऐसे में हम उसको पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट कहेंगे। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगर कोई ऐसा ग्रुप किसी और की जिससे वो जुड़ा है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाए तो उसको पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट कहेंगे। और अगर वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करे, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप, ये क्या कर रहा है, बेंजीन से ही इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि इसमें बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसके अलावा कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स आप ऑलरेडी जानते हैं, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स क्या होते हैं। एक ऐसे सिस्टम जिसके अंदर की जो बॉन्ड है वो ऑल्टरनेट फैशन में प्रेजेंट होते हैं और कंटिन्यूसली उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा होता है, राइट। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम कि प्लस आर इफेक्ट आपके कौन कौन से ग्रुप्स देते हैं। प्लस आर का मतलब हुआ जो कि बेंजीन रिंग की जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उनको इंक्रीज करें बाय द डोनेशन ऑफ इट्स लोन पेयर। तो इसमें आपके हेलोजेंस आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है हेलोजेंस के पास में क्या होते हैं, तीन तीन लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। उसके अलावा OH, OR, OCOR, NH2, NHR, NR2, NHCOR, इन सभी के पास में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ये प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। माइनस आर करेंगे जैसे कि COOH, क्योंकि इसके अंदर कार्बन के ऊपर एक तरफ से OH और दूसरी तरफ से डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, जिसकी वजह से, और कार्बन के पास कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो कार्बन क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो खुद चाहेगा कि उसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, जो कि वो बेंजीन रिंग से खींचने की कोशिश करेगा। सिमिलरली CHO, CO यानी कि दोनों कार्बोनिल्स, फिर आपका नाइट्राइल हो गया, और NO2, ये सभी के सभी माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। देन फाइनली द लास्ट इफेक्ट इज योर हाइपर कॉन्जुगेशन। ये भी एक तरह का परमानेंट इफेक्ट होता है। इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है CH बॉन्ड के, वो आपके पार्टिसिपेट करते हैं, पार्शियल कॉन्जुगेशन होता है अनसैचुरेटेड सिस्टम के अंदर। किस तरह से होता है ये मैं आपको भी डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन CH बॉन्ड के साथ में डीलोकलाइज होते हैं। जैसे कि ये एक हमारा मॉलिक्यूल है, तो आप क्या देख रहे हो इसके अंदर, लेट्स से कि हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे ये कार्बन मेरा पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करना जरूरी है। लेट्स से कि यहाँ पे कोई रिएजेंट नहीं है, सिर्फ ये एक मॉलिक्यूल इटसेल्फ है, तो ऐसे में जो एडजेसेंट कार्बन का हाइड्रोजन है वो अपना बॉन्ड इसको दे देगा, और इस तरह से हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहेगा। हाइड्रोजन खुद पॉजिटिवली चार्ज हो गया और कार्बन से अलग हो गया हाइड्रोजन, तो कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। हालांकि कार्बन कार्बन डबल
बॉन्ड यहाँ पे बन चुका है। तो इस तरह से जितने ज्यादा एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, यानी कि उतना ज्यादा आपका कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो आपके टर्शियरी टाइप के कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबल होंगे बिकॉज दे हैव मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस। और इसी तरह से जितने ज्यादा CH3 ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ये ऑर्डर आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको कहा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो नहीं है, इसलिए हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। और ये सिर्फ आपको एल्कीन्स और एल्काइल अरेन्स जो इस तरह के कंपाउंड्स हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, राइट। अब हमारे पास अलग अलग तरह की ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपने आप में एक बहुत लेंथी टॉपिक है। तो किसी और क्लास में हम इन सभी रिएक्शंस को विद एग्जांपल एंड विद मैकेनिज्म डिस्कस कर लेंगे एज पर द डिमांड। नाउ द अनदर टॉपिक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इज प्योरिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेट्स से कि आपने लेबोरेटरी में काम किया और आपने वहां पे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने प्रिपेयर किया विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो आपको कंपाउंड है वो बिल्कुल इसकी प्योर फॉर्म में ही मिले। मैक्सिमम टाइम आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्योर फॉर्म में नहीं मिलते। तो ऐसे में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको प्योरीफाई करें, हम उनको साफ करें, हम उनकी रिफाइनिंग करें, उनको एक ऐसी स्टेट में लेकर आए जिसको कि हम फर्दर यूज कर सके हमारे कोई और पर्पस के लिए। तो ये जो प्योरिफिकेशन का पर्पस है, यानी कि इम्प्योरिटीज को हटाने का पर्पस है, ये सॉल्व करना जरूरी है। तो इसको करने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारा कंपाउंड है और इम्प्योरिटी है उनका बेसिक नेचर किस तरह का है। उनके नेचर को ध्यान में रखते हुए हम डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द सब्लिमेशन। आपको पता है ऐसे कंपाउंड जो कि डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चले जाएं या गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाएं, उनको हम सब्लिमेबल कंपाउंड कहते हैं। अगर इम्प्योरिटी और कंपाउंड में से कोई भी एक सब्लिमेबल है तो इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं, जिसमें कि हम रिड्यूस्ड प्रेशर पे उनको हीट करते हैं, राइट। तो उससे होगा क्या कि जो हमारा प्योरिफाइड कंपाउंड है वो जाके कंडेंस हो जाएगा सरफेस के ऊपर, जिसको कि हम इजीली आइसोलेट कर सकते हैं। नैफ्थलीन, आयोडीन, कैम्फर तीनों ही आपके सब्लिमेबल कंपाउंड होते हैं। जबकि इम्प्योरिटी नहीं होगी तो इस तरह से बहुत इजीली इनका सेपरेशन हो जाएगा। देन द अनदर वन इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन जो है वो जनरली सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए काम में लिया जाता है। इन दिस द प्रिंसिपल इज दिस कि जो सॉल्युबिलिटी है कंपाउंड के और इम्प्योरिटीज में किसी एक तरह के सॉल्वेंट में अलग अलग टेम्परेचर्स पे डिफरेंट होती है। यानी कि अगर लेट्स से कि हाई टेम्परेचर पे तो सॉल्युबिलिटी है, जबकि लोअर टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती। तो इसी वजह से जब हम हाई टेम्परेचर देते हैं हमारे कंपाउंड को और इम्प्योरिटी को, तो दोनों उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। बट जैसे ही हम उसको लोअर टेम्परेचर पे लेकर आते हैं, कूल टेम्परेचर पे लेके आते हैं, तो जो हमारे क्रिस्टल्स हैं आफ्टर द फिल्ट्रेशन क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी लोअर टेम्परेचर पे सॉल्वेंट पे नहीं है, जबकि इम्प्योरिटीज हमारी फिर भी उसके अंदर डिसॉल्व रहती है। सो दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया, और ये बहुत ही कॉमन मेथड है जब भी हम किसी के क्रिस्टल बनाने की कोशिश करते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जरूर बना रखे होंगे लेबोरेटरी में। देन हम बात करते हैं डिस्टिलेशन मेथड की। डिस्टिलेशन मेथड जो है ना वो वॉलेटाइल लिक्विड और नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटीज के लिए एप्लीकेबल है। इसके अलावा लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, कोई ऐसा मिक्सचर हो जिसके अंदर की वॉलेटाइल लिक्विड और एक नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटी हो, या फिर जो लिक्विड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस हो, तब हम डिस्टिलेशन मेथड को यूज कर सकते हैं। बेसिक आइडिया डिस्टिलेशन का है बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। कोई एक ऐसा होगा जो कि जल्दी बॉइल ऑफ हो जाएगा, जो बॉइल ऑफ हो जाएगा पहले उसके वेपर्स पहले बनेंगे, जिसको कि हम इजीली कंडेंस कर देंगे एट अ लोअर टेम्परेचर दूसरे बीकर के अंदर, जबकि दूसरा जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो बाद में जाके कंडेंस होगा। इस तरह से हम उसको दूसरे वेसल के अंदर सेपरेट आउट कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरोफॉर्म और एनिलिन है, तो आप देख सकते हो कि जो क्लोरोफॉर्म है उसका बॉइलिंग पॉइंट 334 केल्विन है, जबकि एनिलिन का बॉइलिंग पॉइंट 457 केल्विन है। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो क्लोरोफॉर्म आपका पहले कंडेंस टाइम बाद में जाके बॉइल होगा, जिसको कि बाद में कंडेंस कर लेंगे। इस तरह से इन दोनों का सेपरेशन हो गया। अब जो डिस्टिलेशन होते हैं ना वो बेस्ड ऑन द नीड अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर आपके दो लिक्विड्स आपस में एक दूसरे के साथ में मिक्सेबल हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ऐसे केस में हम फ्रैक्शनलिटी कॉलम का यूज करते हैं। जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ना उनके अंदर क्या है, ग्लास बीड्स प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है और बार बार कंटिन्यूअसली वेपराइजेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस होने के कारण आपको फाइनली जो लिक्विड मिलता है दूसरी तरफ, ऑब्वियसली जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट कम था वो पहले सेपरेट आउट होगा, देन दूसरा वाला सेपरेट आउट होगा। बट ये कंटिन्यूअसली मल्टीपल टाइम्स वेपराइजेशन और कंडेंसेशन होता है, ताकि किसी भी तरह से हमें दोनों का मिक्सचर जो है वो अलग से ना मिले।
इस मेथड को हम यूज करते हैं इथेनॉल वाटर के लिए, क्रूड ऑयल, टॉलुएंट, साइक्लोहेक्सेन, इन सभी के लिए यूज करते हैं फॉर देयर सेपरेशन। देन आता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। कई बार आपका क्या होता है ना कि जो आपका लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट ही बहुत ज्यादा हाई होता है, काफी ज्यादा हाई होता है, जितने हाई टेम्परेचर को मेंटेन करना ही बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में उसके टेम्परेचर को ना बढ़ाते हुए हम उसके प्रेशर के साथ खेलते हैं, यानी कि हम उसके प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं और जो उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है उससे थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर रखते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि रिड्यूस्ड प्रेशर पे हमारा जो कंपाउंड है वो वेपराइज हो जाता है और अलग हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि चाहे टेम्परेचर से चाहे प्रेशर दोनों के साथ में प्ले करके आप किसी भी सॉलिड लिक्विड गैस को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो। बस यही आइडिया यहाँ पे यूज किया जाता है। एंड द एग्जाम्पल इज ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्रीज। देन नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है कि कई बार आपका जो मिक्सचर है उसमें कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो स्टीम के साथ तो वोलाटाइल होते हैं, यानी कि स्टीम के साथ तो मिक्स हो जाते हैं, सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, बट वाटर स्टेट में उनके साथ इमिसिबल होते हैं। स्टीम आप समझ रहे होंगे वेपर फॉर्म ऑफ वाटर होती है, जिसके साथ तो वो वोलाटाइल हो जाते हैं, उसके साथ मिसिबल होते हैं, बट लिक्विड वाटर के साथ में इमिसिबल होते हैं। बस इसी आइडिया को यूज करते हुए हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब वाटर आपका स्टीम में कन्वर्ट होगा और स्टीम के साथ में वो कंपाउंड आपका वॉलेटाइल है, स्टीम वॉलेटाइल है, इसलिए स्टीम के साथ आ जाएगा, जिसको कि हम फर्दर कंडेंस करके अलग कर देंगे। इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एनिलिन वाटर मिक्सचर। तो वाटर पीछे रह जाता है और एनिलिन जो है वो स्टीम के साथ में बाहर निकल जाता है, जिसमें कि बाद में हम उसको इजीली सेपरेट कर लेते हैं। देन द अनदर वन इज डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन जो है वो बेसिकली आपका एक अनदर मेथड है जिसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर कई बार हमें कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें कि हम कुछ आयनिक सॉल्ट्स को भी यूज कर रहे हैं या कोई ऐसे रिएजेंट को यूज कर रहे हैं जो कि एक्वस मीडियम के अंदर ही सॉल्युबल होता है। तो ऐसे में ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में कुछ वाटर भी रह जाता है, ऑर्गेनिक मीडियम कंपाउंड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एक्वस सॉल्वेंट, तीनों चीजें वहां पे रहती हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को तो इजीली अलग किया जा सकता है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि एक्वस मीडियम में सोल्यूबल नहीं होता बट स्टिल सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में हम डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन को यूज करते हैं। तो ऐसे में हम एक सेपरेटिंग फनल को काम में लेते हैं और कई बार मल्टीपल टाइम्स हम उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाते हैं। तो होता क्या है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑर्गेनिक मीडियम में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा है, तो धीरे धीरे जब आप 4-5 बार इस प्रोसेस को रिपीट करते हो, जो थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वस मीडियम में आ रहा था वो भी एक्सट्रैक्ट आउट होके ऑर्गेनिक मीडियम में चला जाता है। सो दिस इज द बेसिस, इस तरह से हम उसको डिफरेंशियली एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। एक सेपरेटिंग फनल इसमें जरूर काम में लिया जाता है। और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसको फाइनली हम बाद में, जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हम या तो डिस्टिल कर लेते हैं या फिर इवेपोरेट कर लेते हैं विद अ सिंपल थिंग। देन आता है आपका नेक्स्ट मेथड जो कि है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है कि जब हमारे मिक्सचर के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हों जिनका की एड्सॉर्प्शन जो है वो अलग अलग होता है मीडियम के अंदर और उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है मोबाइल फेज के अंदर, देन बेस्ड ऑन दैट कि कहाँ पे वो ज्यादा एड्सॉर्ब होना चाह रहे हैं या फिर स्टेशनरी फेज पे वो कितना एड्सॉर्ब होना चाह रहे हैं या वो कितने पोलर या नॉन पोलर हैं और वो कितना मोबाइल फेज के साथ रहना चाह रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट हम एक क्रोमेटोग्राम ऑब्टेन करते हैं। इस मेथड से आप जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट भी कर सकते हो, प्योरीफाई भी कर सकते हो, उनको अलग भी कर सकते हो और फाइनली टेस्टिंग के लिए भी भेज सकते हो। तो क्रोमेटोग्राफी इज अगेन वन वेरी कॉमन मेथड दैट यू यूज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस व्हाइल यू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन अ लेबोरेटरी। इसमें भी आपके कई सारे मेथड अलग अलग वेज हैं, जैसे कि फर्स्ट है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो जैसा कि जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के, उनकी जो एड्सॉर्प्शन टेंडेंसी होती है वो अलग अलग होती है ओवर द स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वो सिलिका जेल और एल्यूमिना होती है। बेस्ड ऑन दैट हम ऊपर से मोबाइल फेज डालते रहते हैं, यानी कि सॉल्वेंट को डालते रहते हैं ऑफ डिफरेंट पोलैरिटी, और जिस भी कंपोनेंट की ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगी स्टेशनरी फेज पे वो बाद में निकलेगा और जिसकी कम एड्सॉर्प्शन होगी वो पहले ही मोबाइल फेज के साथ में इल्यूट आउट हो जाता है। और धीरे धीरे उनको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ में जो हमारा सॉल्वेंट था उसके साथ में अलग करते रहते हैं और फाइनली उसको डिस्टिल आउट कर देते हैं, तो हमें हमारा कंपाउंड मिल जाता है
वो इतना प्योर फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन उसको फर्दर वर्कअप करके प्योर किया जा सकता है। इसके दो एग्जांपल्स हैं, दो कॉमन मेथड्स हैं, जैसे कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी बिल्कुल कॉलम के अंदर किया जाता है, सेम उसके अंदर सिलिका जेल और एल्यूमिना की स्टेशनरी फेस बनाई जाती है, कोई फर्क नहीं है, सेम वही चीजें जो हम लोगों ने देखी बिल्कुल वही है। ऊपर से जो हमारा कॉलम होता है, क्रोमेटोग्राफिक कॉलम होता है, उसमें हम इल्यूमेंट को ऐड करते रहते हैं, सॉल्वेंट को ऐड करते रहते हैं, और धीरे धीरे वो इल्यूट होता रहता है बाहर, और इन कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर कोई कॉलम नहीं होता है, इसके अंदर एक शीट होती है, ग्लास प्लेट होती है, जिसके ऊपर के एल्यूमिना चिपका हुआ होता है। अब इसको हम बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हम पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है उस वैसे ही रखते हैं, यानी कि जो हमारे मिक्सचर है उसके हम एक स्पॉट लगाते हैं, जिसमें कैपिलरी एक्शन के थ्रू सॉल्वेंट जो है वो ऊपर की तरफ रन करने लगता है। तो इस तरह से किस कंपोनेंट का ज्यादा एब्जॉर्प्शन है स्टेशनरी फेज के ऊपर, इस वे में वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, रिटार्डेशन फैक्टर। ये रिटार्डेशन फैक्टर आपको ये बताता है कि कोई कंपोनेंट जो है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बट एट द मोस्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो आपका सॉल्वेंट ही होगा, और सॉल्वेंट से हमेशा कम ही आपके कंपोनेंट का डिस्टेंस होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि आरएफ की वैल्यू या तो 1 होगी, जो भी मैक्सिमम टाइम नहीं होती है, बट आरएफ की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होनी चाहिए, 1 से ज्यादा तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो आपको स्पॉट्स मिलते हैं वो कलर्ड फॉर्म में मिल सकते हैं। अगर कलर्ड फॉर्म में मिलते हैं तब तो आप इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकोगे, बट समटाइम्स क्या होता है कि कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कलरलेस होते हैं, तो उनको आप यूवी लाइट में देख सकते हो, वो यूवी लाइट में विजिबल होते हैं। या फिर जो आयोडीन का जो पाउडर फॉर्म होती है ना, उसके अंदर आप उसको एक बार मिक्स करके देख सकते हो, तो आयोडीन उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं कुछ कंपोनेंट्स के ऊपर। या फिर आप कोई स्पेसिफिक तरह का रिएजेंट जो है उसको भी काम में ले सकते हो, उसको अपीयर करवाने के लिए, देन आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा कंपोनेंट कौन सा है बेस्ड ऑन देयर आरएफ वैल्यूज। नेक्स्ट आता है आपका पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या है कि कंटिन्यूअसली डिफरेंशियल पार्टीशन होता है स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस के बीच में, यानी कि जो कंपैटिबिलिटी है आपके कंपोनेंट की वो स्टेशनरी फेस के साथ ज्यादा है कि मोबाइल फेस के साथ ज्यादा है, बेस्ड ऑन दैट आपको एक क्रोमेटोग्राम जो है वो मिलता है। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में बिल्कुल आपका सॉल्वेंट जो है वो राइज करता है विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन, और आपको अलग अलग स्पॉट्स अलग अलग पोजिशन पे मिलते हैं। अगेन सेम वही चीज है कि अगर कलर्ड कॉम्पोनेंट है तो आपको अलग अलग कॉम्पोनेंट्स जो है वो कलर्ड फॉर्म में दिख जाएंगे, अगर कलरलेस है तो आप उसको किसी रिएजेंट की हेल्प से या यूवी लाइट की हेल्प से देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने क्या किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपके लैब में रखा हुआ है, बट आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि उसके अंदर कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट है, कौन कौन से उसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अगर आप उसको टेस्ट करना चाहते हो या आप कोई कंपाउंड है उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो हमें क्या है, कुछ हमारे पास में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब हो गया कि कौन सा एटम उसके अंदर प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करना, क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया कितना वो एटम प्रेजेंट है उस कंपाउंड के अंदर, इसको आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे अलग अलग हमें जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर, हेलोजन, फास्फोरस, कार्बन और हाइड्रोजन, इन सब के प्रेजेंस को क्वालिटेटिव एनालिसिस को हमें फाइंड आउट करना है, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स से कि मेरे पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम सबसे पहले ट्रीट करेंगे कार्बन कॉपर ऑक्साइड के साथ। तो कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि अगर कार्बन है और कॉपर ऑक्साइड डाला जाएगा तो कार्बन CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको स्टिल आगे पता करने के लिए कि ये वही कार्बन और हाइड्रोजन है कि नहीं, अगर हम इस CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में लाइम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको पता है कि मिल्की सोल्यूशन बन जाता है ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरी तरफ वाटर की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कॉपर सल्फेट को यूज करेंगे। आप जानते हो कि जो कॉपर सल्फेट होता है वो कैसा होता है, व्हाइट इन कलर होता है, बट जैसे ही आप वाटर के साथ में ऐड करोगे तो ये हाइड्रेट बन जाता है कॉपर सल्फेट का, जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ब्लू कलर का दिखने लगता है। तो ये कॉपर सल्फेट व्हाइट से आपका ब्लू दिखने लगेगा, तो ये शो करता है कि हाँ इस केस में वाटर और CO2 बना है। CO2 कार्बन की प्रेजेंस को शो करता है और वाटर हाइड्रोजन की प्रेजेंस को शो करता है। तो इस तरह से हम ये पता कर लेते हैं। देन व्हाट
व्हाट अबाउट नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन, अगर इनको डिटेक्ट करना है तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हम एक लसानी टेस्ट करते हैं। ठीक है, लसानी टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको सोडियम, मेटालिक सोडियम के जो छोटे छोटे से सोडियम पीसेस होते हैं उनके साथ में फ्यूज करते हैं, हल्का सा उसको हीट करके फ्यूज कर देते हैं। अब सोडियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा आपस में मिक्स हो चुका है। अब हमें ये देखना है कि क्या उसके अंदर नाइट्रोजन, सल्फर या कोई हैलोजन प्रेजेंट है क्या। तो बेसिकली होता क्या है कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, वो आपका कोवेलेंट फॉर्म का होता है, जब चाहे उसमें नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन भी प्रेजेंट हो। पर जैसे ही मेटालिक सोडियम के साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं तो अब वो आयनिक नेचर का हो सकता है। तो इसी आयनिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम इन सभी रिएक्शंस में कुछ हमारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनको कि हम आइडेंटिफाई करके नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन की प्रेजेंस को बता सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और अब हमने सोडियम को भी फ्यूज कर दिया। तो ऐसे में NaCN एक जनरल कंपाउंड बनेगा। अगर Na और सल्फर कांटेक्ट में आते हैं तो Na2S बनता है, Na और X आके NaX बनता है। तो ये चीजें तो हमारे पास आ चुकी हैं। अब इनको फर्दर हमें कुछ रिएजेंट्स के साथ में रिएक्ट कराना होता है नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन की प्रेजेंस को शो करने के लिए। तो सबसे पहले नाइट्रोजन की प्रेजेंस को देखने के लिए अगर हम फेरस सल्फेट सोल्यूशन के साथ में इसको ट्रीट करते हैं, जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, और उसमें थोड़ा थोड़ा सा H2SO4 हम साइड से डालते हैं वॉल से, तो ऐसे में एक ब्लू ग्रीन कलर हमें मिल जाता है, जिस वाला। तो इस तरह से फेरोफेरिसाइनाइड बना जिसका कि प्रूशियन ब्लू कलर था, एंड दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। सिमिलरली इस तरह से जो Na2S होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, डाइल्यूट HNO3 और AgNO3 का सोल्यूशन ऐड करते हैं। तो अगर तो हेलोजन आपका क्लोरीन है तो ऐसे में आपको एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबलाइज हो जाएगा। अगर ब्रोमीन है तो ऐसे में AgBr बनेगा जो कि पेल येलो का प्रेसिपिटेट होता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में स्लाइटली ही सॉल्युबल हो पाएगा। अगर सिल्वर आयोडाइड बनता है यानी कि आयोडीन प्रेजेंट है हेलोजन के फॉर्म में, तो येलो प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर आयोडाइड का जो कि अमोनिकल सोल्यूशन के अंदर इनसॉल्युबल होता है। इसी तरह से अगर हम Na2S की बात करें यानी कि सल्फर की प्रेजेंस को हमें शो करना है, तो हम जो सोडियम फ्यूजन हमारा एक्सट्रैक्ट था ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोडियम का, उसको नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन, ये है हमारा नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन जिसके साथ हम उसको रिएक्ट कराते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, आप देखो इन दोनों के अंदर फर्क क्या है कि Na2 जो है उसकी जगह Na4 आ चुका है और जो NO था उसकी जगह NOS आ चुका है, यानी कि सल्फर जो है बेसिकली आपका यहाँ पे NOS के फॉर्म में जाके बैठ जाता है, जिसके कारण कारण जो आपका नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन था वो वॉयलेट कलर का हो जाता है, एंड दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट आता है हमारा फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस है उसको हम सोडियम परऑक्साइड के साथ में ट्रीट करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको फॉस्फेट मिलता है। इस फॉस्फेट को जब आप फर्दर नाइट्रिक एसिड के साथ में बॉइल करते हो तो आप और उसको ट्रीट करते हो अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ में, तो बेसिकली आपको इस तरह का एक कंपाउंड मिल जाता है। इसका कलर कैसा है, येलो कलर, या फिर इसको कैनरी येलो कलर कहते हैं। तो ये आपको मिला जब आपने सबसे पहले N2O2 के साथ और अमोनियम मॉलिब्डेट नाइट्रिक एसिड के साथ में ट्रीट किया आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को, अगर उसके अंदर फास्फोरस प्रेजेंट है तो ये तो होगा सब क्वालिटेटिव एनालिसिस, जहां पे कि आपने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एटम्स कौन कौन से तरह के हैं। नाउ लेट्स से कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो वो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो कितना परसेंटेज में प्रेजेंट है। जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेथड को हम लीबिग्स कंबशन मेथड कहते हैं। अगेन इसके अंदर हम वही कॉपर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे जिससे कि कार्बन CO2 में और हाइड्रोजन वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बेस्ड ऑन दैट अब हम उनके परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आप सिंपल ये जनरल फॉर्मूला से, हर केस में यही जनरल फॉर्मूला अप्लाई होगा नाइट्रोजन को छोड़कर। इसमें क्या करते हो आप, जो भी आपकी जनरल रिएक्शन है आप उसको देखो, ये है आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और 18 है आपका वाटर का एटॉमिक मास, क्योंकि हाइड्रोजन ही तो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। M1 है कि कितना आपका कंपाउंड फाइनली प्रोडक्ट में फॉर्म हुआ, और ये M है कि इनिशियली आपने कितना कंपाउंड लिया था मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बस आप
इस छोटी सी इसको ये किस तरह से आई है वो मैं आपको कभी किसी और डिटेल्ड वीडियो के अंदर समझा दूंगी, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि हम वन शॉट में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो फॉर टाइम बीइंग आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। अगेन क्योंकि हमें पता था कि कार्बन जो है वो CO2 के अंदर कन्वर्ट होता है, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 हो गया और जो आपका CO2 है उसका 44 हो गया, मल्टीप्लाइड M2 यानी कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और इनिशियली आपने कितना लिया था मल्टीप्लाइड बाय 100, तो परसेंटेज के फॉर्म में आपको हाइड्रोजन और कार्बन मिल जाएंगे। सबके लिए सेम ही है फॉर्मूला, बट थोड़ा सा नाइट्रोजन के लिए डिफरेंट है। नाइट्रोजन के केस में क्या होता है कि अगर आपको नाइट्रोजन को एस्टिमेट करना है तो हमारे पास में दो मेथड्स होते हैं, एक तो ड्यूमास मेथड और एक होता है जेल्डाल्स मेथड। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपली जो पूरी डिटेल्स नहीं बता रही हूँ, सिंपली जो उसके पीछे का कैलकुलेशन पार्ट है उतना ही डिस्कस कर रही हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो ड्यूमास मेथड है उसके अंदर भी हम कॉपर ऑक्साइड के साथ ही ट्रीट करते हैं, और एक्सपेरिमेंटल और STP पे जो हमारे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है उसको इस तरह से इक्वेट करते हैं। तो आपने ऑलरेडी ये लॉ जो है पढ़ रखा होगा, P1V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2V2 बाई T2। एक इनमें से P1V1 और T1 जो है वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे है और P2V2 T2 हमने STP कंडीशंस पे लिया है। तो यहाँ पे बेसिकली जो हम नाइट्रोजन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो STP पे फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे V2 को फाइंड आउट करना है। बाकी चीजें हम देखते हैं कि क्या हमें पता है। तो P1 आप कैसे निकालोगे, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे प्रेशर क्या है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे प्रेशर जो है वो जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है माइनस एक्वस टेंशन, क्योंकि कुछ एक्वस टेंशन कुछ जो है एक्वस टेंशन क्रिएट हो जाता है नाइट्रोजन के ऊपर जब भी वो एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करता है, तब कुछ वाटर वो अटेन कर लेता है, तो उसमें से एक्वस टेंशन यानी कि वाटर की वजह से जो टेंशन है उसको हटाना जरूरी है। तो इसलिए P1 आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन हो गया। तो P1 वैल्यू हमें पता चल गई, वॉल्यूम हमें पता ही है क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट में जो भी वॉल्यूम ले रहे हैं उसी को हम यूज करेंगे। T1 जो हमें नाइट्रोजन का वॉल्यूम मिला है वो V1 हो जाएगा। देन T1 किस टेम्परेचर पे आपने एक्सपेरिमेंट कॉज किया। देन यहाँ पे अगर हम P2 की बात करें तो STP पे आपको P2 की वैल्यू पता है कितनी होती है, वो होती है 760, राइट। उसके अलावा जो V2 है वो भी आप जानते हो, V2 हम फाइंड आउट करने वाले हैं, सॉरी। और जो T2 होता है वो 273 केल्विन होता है एट STP। बस इन्हीं सबको ध्यान में रहते हुए आप V2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो जब आप V2 को इस तरह से अरेंज करोगे तो आपको कुछ इस तरह का फॉर्मूला मिल जाएगा। ये है V2 की वैल्यू यानी कि वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP। ठीक है, लेकिन अगर मानो कि आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करना है तो एग्जैक्टली आपको वही की वही चीज करनी है, बट क्योंकि नाइट्रोजन एक गैस होती है तो अब यहाँ पे हम मास की जगह पे वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे। तो 28 हो गया नाइट्रोजन का मास, 22400 हो गया मोलर वॉल्यूम। अगेन क्योंकि मैंने आपको कहा कि मास की जगह पे आप वॉल्यूम को कंसिडर करोगे, तो ये तो हो गया वॉल्यूम की कितना आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मिला, और इनिशियली आपने कितना मास लिया था मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरह से आपने ड्यूमास मेथड में भी एक तरीके से वैसा ही फॉर्मूला यूज किया है, थोड़ा सा बदल के, क्योंकि यहाँ पे मोलर वॉल्यूम को यूज करेंगे। देन आता है आपका नेक्स्ट जेल्डाल्स मेथड। जो जेल्डाल्स मेथड होता है ना, उसके अंदर आप क्या करते हो कि कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हो जो कि मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। तो इसमें आप क्या करोगे कि 4 स्टेप्स होते हैं, एक तो डिग्रेडेशन, अमोनिया का लिबरेशन, अमोनिया का कैप्चर और टाइट्रेशन विद अनयूज्ड H2SO4। इसमें क्या करोगे, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो, तो आपको अमोनियम सल्फेट मिल जाता है। अब ये जो अमोनियम सल्फेट है उसको आप बेसिक मीडियम में जब ट्रीट करते हो तो आपको Na2SO4 अमोनिया मिल जाता है। तो होना तो क्या चाहिए था कि हमें अमोनिया को देखकर नाइट्रोजन को कैलकुलेट करना चाहिए था, बट हम ऐसा नहीं करते क्योंकि अमोनिया गैस है और ये काम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि जो अमोनिया है ना उसको H2SO4 के ऊपर एब्जॉर्ब करवा देते हैं। तो जितना अमोनिया H2SO4 के ऊपर एब्जॉर्ब हो गया उतना तो हो गया। कुछ H2SO4 ऐसा होता है जो कि अनरिएक्टेड रह जाता है, यानी कि अमोनिया को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। उस अनरिएक्टेड H2SO4 को हम ट्रीट कर देते हैं NaOH के साथ में। तो कितना H2SO4 अनरिएक्टेड फॉर्म में है वो हमें टाइट्रेशन की हेल्प से मिल जाता है, जिससे हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना H2SO4 रिएक्टेड था अमोनिया के साथ में, जो कि हमें अमोनिया के कॉम्पोजिशन के बारे में बता देता है, और इस तरह से हमें नाइट्रोजन का परसेंटेज मिल जाता है। तो ये काफी इनडायरेक्ट मेथड है, बट अगेन इट्स अ वेरी कॉमन मेथड जब आप नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालते हो। तो यहाँ पे आप क्या फॉर्मूला याद रखोगे, चाहे तो आप ये रख लो याद, बट मेरे हिसाब से ज्यादा सिंपल है। 1.4 n होता है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय m। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला हो गया फॉर द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 1.4 NV बाय m, और इस रिएक्शन को आप जरूर याद रखना। अब जेल्डाल्स मेथड जो है वो कुछ कंपाउंड होते हैं नाइट्रोजन के जो कि शो नहीं करते,
वो ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि अमोनियम सल्फेट ही, जो इस स्टेज पे हमने देखा था ना H2SO4 के साथ में अमोनियम सल्फेट बनाना, वो अमोनियम सल्फेट ही नहीं बनाते हैं। तो जब अमोनियम सल्फेट ही नहीं बनेगा तो हमारा आगे का प्रोसेस भी पॉसिबल नहीं है। तो ये कौन कौन होते हैं, जैसे कि नाइट्रो एजो ग्रुप्स हो गए, और जो नाइट्रोजन रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे कि इन केस ऑफ पिरिडीन। तो आप ये थोड़ा सा याद रखना कि अगर रिंग के ऊपर नाइट्रो ग्रुप है, एजो ग्रुप है, या फिर पिरिडीन है जो कि खुद रिंग का पार्ट है, तो वो आपके कभी भी जेल्डास मेथड नहीं देंगे। एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देन आता है आपका एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन। अगर आप हेलोजन को पता करना चाहते हो तो उसके लिए कैरियस मेथड को यूज करते हैं। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ में ट्रीट करोगे, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। तो आप जानते हो कि अगर कुछ कार्बन हाइड्रोजन है तो वो तो CO2 वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बट यहाँ पे हम ज्यादा कंसर्न है हेलोजन के लिए। तो हेलोजन जो है वो आपके हेलोजन हेलाइड्स बना, सिल्वर हेलाइड्स बना लेते हैं, AgX। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर AgCl है तो अमोनिकल सोल्यूशन के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा, अगर AgBr है तो वो स्लाइटली सोल्यूबल रहेगा, और AgI है तो कंप्लीटली इंसोल्यूबल रहेगा अमोनिकल सोल्यूशन के अंदर। बट यहाँ पे हम X की परसेंटेज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एग्जैक्टली आपको वही पहले वाला फॉर्मूला यूज करना है कि हेलोजन का कितना मास है डिवाइडेड बाय टोटल मास आपके AgX का कितना है, राइट। उसके अलावा मल्टीप्लाइड बाय M1। M1 क्या है, इसमें कितना सिल्वर आयोडाइड फॉर्म हो रहा है रिएक्शन के बाद में प्रोडक्ट के फॉर्म में, वो सारा सिल्वर हेलाइड आपका M1 मास का हो गया। ये M हो गया कि इनिशियली आपने कितना सिल्वर लिया था, मल्टीप्लाइड बाय 100। एग्जैक्टली सेम ही फॉर्मूला है, बस एटॉमिक मास जो है और मॉलिक्यूलर मासेस वो बदलते जाएंगे कंपाउंड टू कंपाउंड। देन नेक्स्ट आता है आपका एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। सल्फर वाले मेथड को भी हम केरियस मेथड ही कहते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम सोडियम परऑक्साइड के साथ या फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। बेसिकली करना हमें ये है कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर सल्फर है उसको हमें ऑक्सीडाइज करना है टू सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन से ट्रीट करते हैं तो हमें बेरियम सल्फेट मिल जाता है। अब आप देख रहे हो कि बेरियम सल्फेट के अंदर सल्फर प्रेजेंट है। अब सल्फर का परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। तो अगेन आप क्या करोगे कि 32 हो गया सल्फर का एटॉमिक मास, मल्टीप्लाइड बाय M1 क्या है कि कितना बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ इस रिएक्शन में, मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि आप परसेंटेज में निकाल रहे हो, डिवाइडेड बाय 233। ये 233 होता है कंप्लीट एटॉमिक मास ऑफ योर बेरियम सल्फेट। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये एटॉमिक मास बेरियम सल्फेट का है, तो उसे डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाइड बाय M। ये M जो कि इनिशियली आपने कंपाउंड लिया था जिसके अंदर की सल्फर प्रेजेंट था, उसके बारे में बात हो रही है। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बस नंबर्स बदलते जाएंगे और कोई भी फर्क नहीं है किसी भी मेथड में। देन वी हैव द एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के केस में अगेन आप फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे, जिससे होगा क्या, ऑक्सीडेशन। तो जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट है वो फॉस्फोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको कि जब हम अमोनिया और अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ ट्रीट करेंगे तो अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट के फॉर्म में, ये है इसका फॉर्मूला। तो आप क्या देख रहे हो, अमोनियम, ये आपका बन गया अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। तो इस फॉर्म में वो बेसिकली प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन इसके अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट है, तो आपको परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस फाइंड आउट करना है इस मॉलिक्यूल के थ्रू। तो एग्जैक्टली वही चीज आप फॉलो करोगे। फॉस्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31, मल्टीप्लाइड बाय M1 की कितना कंपाउंड ये फॉर्म हुआ वो M1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल, यानी कि अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का कितना मॉलिक्यूलर मास है। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1877 के आसपास आएगा, मल्टीप्लाइड बाय M, यानी कि इनिशियली आपने कितना कंपाउंड लिया था रिएक्शन शुरू करते वक्त। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं है। देन फाइनली वी हैव द एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए आप क्या करते हो कि अगर आपको सभी एलिमेंट्स का, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, लेट्स से कि ये सभी के सभी प्रेजेंट है, क्योंकि ये सब हो सकते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, हेलोजेंस भी हैं। तो अगर आप सबके लिए फाइंड आउट कर लेते हो तो सिंपली आप क्या कर सकते हो कि ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने के लिए जो 100 है उसमें से सभी का परसेंटेज सम करके माइनस कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपको ऑक्सीजन का मिल जाएगा। तो ये तो हुई कॉमन सेंस की बात, अगर आपको नहीं पता है फॉर्मूला। अदरवाइज आप सिंपली बिल्कुल उसी तरह से फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का। तो इसमें हम 32 यानी कि ऑक्सीजन का मास मल्टीप्लाइड बाय M1। M1 क्या हो जाएगा, अगेन कि कितना कंपाउंड फॉर्म हुआ, उसमें कितना मास है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं
CO2 के 2 मॉलिक्यूल्स की, देन मल्टीप्लाइड बाय m कि आपने इनिशियली कितना लिया था। तो बेसिकली इसके लिए एक रिएक्शन है जिसमें कि आपका CO2 फॉर्म होता है और ऑक्सीजन यूज आता है, तो वो आप जरूर एक बार देख सकते हो। यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा शो करना भूल गई हूँ, बट ये एनसीईआरटी में बहुत इजीली गिवन है, तो आप उस पर्टिकुलर रिएक्शन को वहां से देख सकते हो। तो आपको ये 32 और 88 किस तरह से आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। है कुछ भी नहीं, CO2 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, दैट्स इट। और 32 हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्लास जो है वो पसंद आई होगी, यूजफुल भी लगी होगी। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। एक वन शॉट रिविजन है, इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, बट कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको कि हमने छोड़ा है जो कि एनसीईआरटी में गिवन हो। तो जो कुछ एनसीईआरटी में हर चीज मैंने यहाँ पे आपको मेंशन की है, बट स्टिल अगर ऐसा कोई पार्ट है जिसको समझने में आपको दिक्कत हो रही हो, तो वो आप जरूर मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका रिस्पॉन्स देने की पूरी कोशिश करूंगी। और कोई ऐसा स्पेशल टॉपिक है, कोई ऐसा सेपरेट टॉपिक है जो कि आप चाहते हो कि मुझे उसका वीडियो बनाना चाहिए, दैट टू यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स। मैं ट्राई करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करूँ। विद दिस, थैंक यू सो मच। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा।